amid the political war of words over the appointment of the new chief election commissioner, the opposition India bloc continues to mount the offensive on the election commission. The latest controversial comment is now coming in from the RJD leader and former Bihar Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav, who has now equated the election commission to cancer. He says that EC is like cancer for India's democracy and the constitution as well. Listen. देखिए, चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। जो विश्वसनीयता जो चुनाव आयोग की है, वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है, जो भी पॉइंटर्स क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करे, विपक्ष को सेटिस्फाई करे, या और कोई बात होती है, शिकायत होती है, तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा, पूरी तरीके से जब मैच होता है तो दो टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं। Now, even as far as the equation that has now been done to cancer, that has now been taken up on part of the opposition, but time and again we have seen how the opposition party leaders have questioned when it comes to the process of elections that is conducted by the Election Commission of India, and accusing the ECI of turning into cancer against democracy and constitution. The RJD leader seems to be claiming that the ECI or the Election Commission of India has lost the trust of the people, and in a way saying that it will remove EVMs if it comes to power at the center. साकेत हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। अब जो तुलना की जा रही है, हमने देखा है साकेत, बड़े सवाल उठाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन सीधा उसे कैंसर बोल देना ये कहां तक जायज है? और बिहार में तो अभी चुनाव आने ही वाले। देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष की पार्टियों के तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा का चुनाव जब बिहार में हुआ था, उस समय भी उन्होंने सवाल उठाए थे, और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में सवाल उठाया गया था चुनाव आयोग पर। तो ये विपक्ष की एक तरह से कहे तो हम आदत बन चुकी है, और वही वजह है कि आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ये बयान दिया है, वो अब आगे, चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रही है कि बीजेपी या केंद्र की सरकार जो है वो किस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, और हो सकता है कि विधानसभा का जो बिहार में चुनाव हो तो उसमें भी इस तरह का इस्तेमाल एजेंसी का जो विपक्ष की जो केंद्र की सरकार है वो करे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शक्ति जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हम एक बार वो बयान सुनना चाहेंगे तेजस्वी यादव का जो उन्होंने दिया है, जहां पर द इक्वेशन दैट इज नाउ बीन ड्रॉन टू इलेक्शन कमीशन calling it as cancer, saying it is dangerous for democracy and the constitution. Listen in. चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चेयर लीडर के तरह काम कर रहा है, और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। तो शक्ति यादव जी, चीयर लीडर, कैंसर, ये दोनों बातें उठाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या वाकई में आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन, अब तो नए सीईसी भी आ गए हैं, क्या उनके ऊपर सवाल उठाना सही है? जब चुनाव होते हैं तो ये देश की बड़ी एक एक्सरसाइज जिसे माना जाता है, एक त्योहार माना जाता है। अरे, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हाल के दिनों में आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति हो या पूर्व के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, तो ईसीआई की जो भूमिका रही है कई राज्यों के चुनाव में, देश के चुनाव में, सब लोगों ने देखा है। डेमोक्रेसी में अगर पीपुल परसेप्शन अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन अगर बनता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। कैंसरस स्थिति अगर बना दोगे डेमोक्रेसी के अंदर में तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये कौन नहीं जानता कि इलेक्शन कमीशन आज जो है चेयर लीडर के रूप में देश के अंदर में काम कर रही है। तो आप क्या लोकतंत्र पे और लोकतंत्र व्यवस्थाओं पर सीधा आप सवाल उठाने लगेंगे क्या सर? क्योंकि अभी बिहार में भी तो चुनाव आने वाले हैं। अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप दोनों से हम बातचीत करेंगे। अजय आलोक, नाउ द इक्वेशन दैट इज नाउ बीइंग ड्रॉन टू द इलेक्शन कमीशन एज बीइंग कैंसरस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। The biggest cancer that happened to Bihar was Lalu and family, which we surgically corrected after removing them for power. They are not in power anymore, so they were the biggest cancer for Bihar.
Now, Tejasvi Yadav insulting the constitutional authority is nothing new. It has been in the traits. It has been in the genes. मुझे आश्चर्य लगता है कि नौमी फेल इडियट इलेक्शन कमीशन को कैंसर कह रहे हैं, तो विड्रॉ कर जाए ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से विड्रॉ कर लें, चुनाव न लड़ें, क्योंकि चुनाव तो इलेक्शन कमीशन करवा रहा है. If he considers the election commission as cancer, RJD should withdraw from the democracy of this country. I mean, this man doesn't hold any respect for the constitutional authority of this country in calling names. मैं एक बार ये सवाल शक्ति यादव जी से ही पूछ लेती हूँ. शक्ति यादव जी, बीजेपी कह रहे तो फिर आप चुनाव ही क्यों लड़ते हैं? वो भी ना लड़िए. नहीं, ये कौन है? ये कौन इडियट फेल है जो बोल रहा है? ये अजय आलोक जी है बीजेपी की तरफ से. कौन बोल रहा है इस तरह का भाषा? प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन क्या है बताए देश के अंदर में? ये सारे कैंसर गुजरात के मामले में कौन नहीं जानता? वो तो और सारे लोग बोल रहे हैं देश के अंदर में भ्रष्टाचार. आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, चुनावी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाते हैं, ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते हैं, और आप सीधा अगर चीयर लीडर और कैंसर बोलेंगे तो बीजेपी का कहना है फिर चुनाव ही क्यों लड़ते हैं? इसका नहीं, डीएनए ही जिसका इडियट होगा इडियट की भाषा का इस्तेमाल करेगा. ये डेमोक्रेसी में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता. डेमोक्रेसी में शब्द होने चाहिए. शब्द की अगर दरिद्रता आ गई है तो पढ़नी चाहिए जाकर करके. जी, एक बार राजीव रंजन जी में रिएक्शन ले लेती हूँ. राशिद अल्वी ऑफ द कांग्रेस आल्सो इज विद अस. राजीव रंजन जी, एक इक्वेशन, एक बयान आ रहा है सामने तेजस्वी यादव जी का. वो सीधे साफ कह रहे कि इलेक्शन कमीशन हैज टर्न्ड इनटू अ चीयर लीडर एंड हैज बिकम कैंसरस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सब कुछ इलेक्शन कमीशन पर और चुनाव पर, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने से जनादेश को जो लोग कमतर आंकने की गलती बार बार कर रहे हैं, उनके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश की आजादी के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग किस तरह से कांग्रेस की सरकारों की कठपुतली के तौर पर काम करती रही है, उसके इतने सारे उदाहरण हैं कि उसका जवाब उनको नहीं, उनके लिए संभव हो पाएगा. देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि पहले कोई एक्ट नहीं था, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग के सदस्यों की और मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हो. जी, पहले प्रधानमंत्री जी की अनुशंसा पर महामहिम राष्ट्रपति जी उस पर अधिसूचना पर हस्ताक्षर करते रहे. यही यहाँ परिपाटी थी, यही परंपरा थी. कभी विपक्ष को पूछा भी नहीं जाता था. जी, लेकिन आज ये एक एक्ट बना और एक्ट में बहुमत के आधार पर, नोट ऑफ डिसेंट राहुल जी का है, लेकिन बहुमत वो हमने बात करी है राजीव जी उसके बारे में, क्योंकि ये मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाला है और विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पे कहना है कि जल्दबाजी में ये निर्णय लिया गया है ज्ञानेश कुमार जी को सीईसी अपॉइंट करने के लिए. लेकिन अगर उससे सीधा कैंसर और चीयर लीडर अगर घोषित कर दिया जाए. राशिद अल्वी ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज ऑल्सो विद अस. नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ रहे. राशिद अल्वी जी, इज दिस इक्वेशन एज फार एज losing faith of the election commission amongst the public, is this a statement that you also stand or back for what Tejasvi Yadav has made? This is the truth. Election Commission has lost its credibility. Earlier, Chief Justice of India or his nominee was the member of the panel. Our Prime Minister, he has amended it, and now he and his cabinet minister will decide who will be the members of Election Commission. You just let me know, what does it mean? Forget everything. If only Chief Minister, only Prime Minister and his cabinet minister, they both will decide. Leader of opposition is whatever LOP gives suggestion, he will not accept. They both will, majority will decide. But then when it comes to the appointment of the ECs, there is no Supreme Court stay on it. The BJP says, Ajay Alok can also talk about that. Ajay Alok, we were playing out your reaction. They says that you had said that the opposition is living in a world of illusion because previously as such appointments of ECs or CECs is done, it was never made public. It was only a formal announcement that came in from the President of India. Who was behind the appointment process was never known. Earlier, there was no cabinet participation. Mr. Rashid Alvi knows this very nicely. That directly Prime Minister used to recommend and President used to sign. There was never a law regarding how the Election Commission is going to be appointed, right, Mr. Rashid? And by the way, Mr. Rashid Alvi, you question the integrity of the Election Commission. What about Mr. Lynn Session?
who changed the democratic process in Bihar. बोतल में से जिन निकलवाना बंद किया था TN Session ने. How he was appointed? Who appointed TN Session? Were there any law? It was the will and wish of the Prime Minister. Now we have made it more democratic, more transparent by including leader of opposition in it. And of course, the majority will prevail. This is democracy. Mr. Rashid Alvi, it's been just not even an hour as we are getting the pictures of the new CEC assuming charge of his office now, and already politics has begun over this. Cancer cheerleader Pranesh is also joining us here on the broadcast. What all not has been said, especially when it comes to questioning the credibility of the Election Commission of India. That's right, Amita. In fact, Mr. Saravanan of the DMK is also with us, sir. Good morning. But I just want to, before Mr. Saravanan, Amita comes to you, I want to ask Mr. Rashid Alvi. He's such a senior leader. Rashid Alvi ji, why does your party and your leaders keep misleading the people, sir? Would you want to tell the country how our election commissioner, the chief election commissioner, selected till March 2023? Kya thi prakriya, sir? I think he isn't connected with us right now, but we are trying to get as many reactions as possible. Neeraj ji, aap meri awaaz sun pa rahe hain kya, sir? Well, Amita, the fact is, and you can take this point across to Mr. Saravanan, that there is now an attempt by the opposition, and I just want to single out the Congress party, because you see, Rahul Gandhi had an opportunity to participate as leader of opposition, something that the Congress didn't do. The Congress has ruled this country for decades, and they did not deem it fit to have someone from the opposition in the panel. Now that the government has made this panel in which you have an LOP, there is dissent note, but the Congress party must tell the people that till March 2023, the chief election commissioner was picked only by the government, hand-picked in many instances. That's the truth. Well, Mr. Saravanan, would you want to answer that question? All right, he's also not connected with us right now. But many of them who have continuously raised questions over the credibility and accountability of the Election Commission of India, hours, I will say not even an hour into the new Chief Election Commissioner assuming charge at the Nirvachan Bhavan in the national capital. Today, already we are looking at Tejasvi Yadav as far as the Bihar BJP RJD leader, I beg your pardon. He has come out to question the authenticity and the veracity that when it comes to the Election Commission conducting the elections across the country, because now he is deemed and he has termed the Election Commission as a cheerleader working for the government and also calling it as cancerous to Indian democracy. चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है. चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चेयर लीडर के तरह काम कर रहा है और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है. Well, Chunav Ayog or Election Commission has turned into cancer for Indian democracy. Akansha, that is. All right, Mr. Saravanan is reconnected with us right now. Mr. Saravanan, the question that is now being raised, was there previously a kind of a system, a panel that used to sit when it comes to including the leader of the opposition and from the government as well to appoint the Election Commissioner of India? Has that been done before or not? What is your take on this? Why is Tejasvi Yadav calling the Election Commission of India as a cheerleader or a cancer for Indian democracy? We have all seen what had happened in the Maharashtra elections, Haryana elections, in the 2024 Lok Sabha elections, and this is the first time probably the Election Commission is not even able What happened in Tamil Nadu elections, sir? Figures. What happened in Karnataka elections, sir? What happened in Telangana elections, sir? What happened in Himachal Pradesh elections, sir? See, it's not about who wins or who loses. It's about the integrity of the Election Commission. When this was possible 20 years back, with the advent of modern technology, what is the Election Commission doing? If they are not able to, their actions are suspect. And there is no answer for about the 47 lakh voters added in 5 months in Maharashtra elections. And that is the same number of 47 lakh voters with which the BJP takes away the election. Same thing happened in Haryana. So but what about when it comes to the appointment of the CEC? Has there been a panel before that included the leader of the opposition or not, sir? Please answer that question. See, that's what I am asking you another question. The Supreme Court says we want to have a neutral body and include the Chief Justice of India. What's your problem?
No, but Why did the do you Supreme want Court put a another stay on government it? appointee? Did the Supreme Court put a stay on it when election commissioners were appointed? No. See, it's not about what the Supreme Court has given a stay or not. It is about the judgment. The constitutional bench of the Supreme Court has said so. What is the importance you attach to that? Is this how you maintain the independence of judiciary? Is this how you respect judiciary? Surreptitiously doing away, diluting the safeguards made by the Supreme Court. If you are so confident that your policies, you are a Vishwaguru. Well, we've been speaking to Mr. Sarvanan, the BJP leaders, because the BJP leaders come out to say that there was never a transparent process before. The opposition seems to be living in a world of illusion and saying that if you question the democratic process, then why fight elections in the first place? See, it's not about what was earlier. Right now, serious questions have been raised. I am asking the simple question. Mr. Modi claims himself to be the Vishwaguru. He is saying that India is going towards a $5 trillion economy. Milk and honey is flowing. Then why does he need So from election commission, you have gone to the judiciary. Now you're talking about India being a Vishwaguru, sir. It's going on in circles, sir. Thank you very much, Mr. Sarvanan, for joining in here on the broadcast. But the questions so far that are now being raised, Akansha, you can take that up with the appointment of the new CEC and the rules that are now applying now. We are looking at the opposition who is calling it as a mockery of constitution. They have been calling it as a cancerous for Indian democracy and also saying that the EC has turned into a cheerleader for the government. Varis Pathan is also connected with us. Varis Pathan, do you agree with what Tejasvi Yadav says, questioning the Election Commission of India? Because we've seen that on several occasions, the opposition continues to do the same. Well, the BJP government never listens to the opposition. They do whatever they feel like. And they're going against the constitution. We've always been saying, do they ever follow the constitution? It is only their rule, their majority. They are using it for their own benefits and purposes. So where does the opposition go? Nobody listens to them. Now, they want a hearing in the Supreme Court. They are not allowing it. So what do you think? What do we presume? It is only their command which is followed, which has to be followed. It's forcefully pushed upon everybody. So where there is the constitution, where is democracy? But Mr. Pathan, you're saying that it was forcefully followed and everybody has to move according to what the government says. Wasn't there an LOP now? Rahul Gandhi, who represented as far as the selection panel is also concerned, he was part of that meeting too? I'm not a spokesperson for the parties, secular parties. The opposition as a whole. Questions to them, the opposition. Our party is one of the parties which is sitting in the opposition. And they should follow proper procedure. But here what we are seeing in the country is that it is a command from one person which is to be obeyed by everybody. Whether it is undemocratic Pathan, what is the proper procedure according to you and your party, sir? Proper procedure, because before, was there a proper procedure? As we are getting more reactions there, Akansha, the question now, however, remains, was there a proper procedure before that was followed when it comes to the selection of the Chief Election Commissioner and the ECs? And is there now that is now being followed with the BJP today saying that this is a more transparent process that is now being followed with the inclusion of the LOP? Well, absolutely. As far as Bharatiya Janata Party is concerned, they have said that at least there is an act. Earlier, the appointment used to be shrouded in complete mystery. Now, this process and the selection panel, this is more democratic. But on the other hand, we are seeing a whole lot of politics and legal challenges. This is coming on the day Gyanesh Kumar, just a few hours back, he took charge as the Chief Election Commissioner of the country. As far as politics is concerned, we heard the comment that has come from former Deputy Chief Minister of Bihar, just ahead of the Bihar elections. नितिन नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. एक बार बने रहिए हमारे साथ आकांक्षा. नितिन नवीन जी, क्या कहेंगे तेजस्वी यादव? अब तो बिहार में भी चुनाव होने वाले, वो तो सीधा इलेक्शन कमीशन को चीयर लीडर बोल रहे हैं सरकार का और ये भी कह रहे हैं कि अब वो कैंसर में तब्दील हो चुका है. देखिए, मेरा एक मानना है कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार और उनके पिताजी कभी भी संवैधानिक स्ट्रक्चर को कभी माना ही नहीं और उनको ध्यान में नहीं है कि जिनकी पार्टी के साथ उनकी शागिर्दी है, उनके समय में सीधे राष्ट्रपति के नाम से अनुमोदन हो जाता था कि कौन होगा सीसी. आज तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनी हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति में कोई निर्णय हो रहा है. अब आज वो उस विषय को उठा रहे हैं. मतलब जानकारी भी नहीं है तेजस्वी यादव को. कम से कम राजनीति के जब रहे ना, काम करने निकले हैं, तो राजनीति के इतिहास को भी जानकारी रखिए.
अब तक संवैधानिक स्ट्रक्चर को जितनी बार तोड़ा गया और आपके सरकार के द्वारा और इसके पहले आपके सागिर्दों की सरकार के द्वारा। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विश्वास उठ चुका है लोगों का चुनाव आयोग पर, और वो कह रहे हैं कि सीधा जो इशारे जो सरकार की तरफ से होते हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है ना कि हार का ठिकरा, अपने हार का ठिकरा पहले कार्यकर्ताओं पे मरते हैं, कभी विधायकों पे, कभी जनता पे, अब संवैधानिक स्ट्रक्चर पे। अरे जनता के बीच में अगर आप काम करेंगे तो यही स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगे। कर्नाटका जब चुनाव में जीते थे उस दिन का की स्थिति क्या, उस दिन यही कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन था। जब आप हिमाचल प्रदेश जीते थे यही इलेक्शन कमीशन था। उस दिन इलेक्शन कमीशन आपको गलत नहीं नजर आया। जब आपके पार्टी के मात्र 2 या 4 सांसद बने तो वो भी सांसद बने तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन कमीशन के द्वारा बने, तो चुनाव कराए गए। तो क्या आप उन सबको फर्जी करते हैं? वो जल्दबाजी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में ये निर्णय, ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से न्यू सीईसी के अपॉइंटमेंट का। पूरा तिथि 31 तारीख का था, उनका ड्यू डेट था, उस ड्यू डेट के पहले निर्णय लेना था और निर्णय लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये कहीं नहीं गाइडलाइन दिया कि इस पर नहीं होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी कहा है क्या कि उनको मालूम है क्या कि तकनीकी रूप से कोई कागज है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर को आज इस मामले की सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। नितिन नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो वी हैव हर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग that has happened so far, where Election Commission of India is often at the target of the opposition, and when it comes to the attacks that continue to mount with the political war of words, firstly taking over when it comes to the appointment of the new Chief Election Commissioner of India, the India bloc, the opposition mounting the offensive on the Election Commission. Controversial comment that is now come in from the RJD leader Tejasvi Yadav, who is calling it, as far as the Election Commission of India is concerned, as a cheerleader for the government of India, and also saying it has turned cancerous for the Indian democracy. We'll get you more on that as the matter today will be also taken up in the Supreme Court. Heading into a short break.